हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जानवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपने लेसन पढ़ रहे थे उपसहसंयोजक यौगिक, और उपसहसंयोजक यौगिकों में हमने क्या पढ़ लिया था? उपसहसंयोजक यौगिकों में हमने पढ़ लिया था इसका नामकरण पढ़ लिया था, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना पढ़ लिया था, यौगिकों का रासायनिक नामकरण आईपीसी नामकरण हो गया था, लिगेंड के बारे में पढ़ लिया था, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं यानी ये जो संकुल यौगिक है, जो संकुल यौगिक है उनके कुछ गुणों की व्याख्या कैसे करेंगे। जैसे चुंबकीय गुण है, चुंबकीय गुण की व्याख्या, चुंबकीय गुण की व्याख्या करनी। इसके अतिरिक्त चुंबकीय गुण जो संकुल यौगिक है रंगहीन है या रंगीन है, रंगीन है या रंगहीन है। संकुल यौगिक में संकरण, संकरण कौन सा है, संकरण कौन सा पाया जाता है। संकुल यौगिक की ज्यामिति क्या है, आकृति क्या है, ठीक है, आकृति या ज्यामिति, आकृति या ज्यामिति। चुंबकीय गुणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय यौगिक है या प्रतिचुंबकीय है, यौगिक रंगीन है या रंगहीन है या रंगीन है, कलर्ड है या रंगहीन है, इसमें संकरण कौन सा है, इसकी आकृति क्या है, संकुल यौगिक की आकृति या ज्यामिति क्या है। संकुल यौगिक निम्न चक्रण है या उच्च चक्रण, उच्च चक्रण। संकुल यौगिक निम्न चक्रण है या उच्च चक्रण। बाह्य, इसको बाह्य चक्रण संकुल बोल दो या आंतरिक। जो निम्न चक्रण होगा ना वही आंतरिक चक्रण संकुल होगा, आंतरिक संकुल होगा। और जो उच्च चक्रण संकुल होगा, जो उच्च चक्रण संकुल होगा वो क्या होगा, कौन सा होगा, बाह्य होगा, ठीक है ना। इनके आधार पर एक क्वेश्चन आता ही आता है, अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बस थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना, क्या करना, ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना। भाई इन गुणों की व्याख्या किसके आधार पर कर सकते हैं, इन गुणों को कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए एक सिद्धांत है, वीबीटी सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो संकुल यौगिकों में इन गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत आया। कौन सा सिद्धांत आया, संयोजकता आबंध सिद्धांत आया। कौन सा, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर इन गुणों को समझाया जा सकता है। संकुल यौगिकों के इन गुणों की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। किसके गुणों, कौन सा गुण, चुंबकीय गुण कैसा है, यौगिक अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, यौगिक रंगीन है या रंगहीन है, संकुल यौगिक में संकरण कौन सा है, sp3 है, जैसे संकरण sp3 है या dsp2 है, या कौन सा है sp3d2 है। जो भी संकरण होगा उसकी व्याख्या निम्न सिद्धांत के आधार पर करेंगे। कौन से सिद्धांत के आधार पर, वीबीटी सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संकुल यौगिक की ज्यामिति आकृति को समझ सकते हैं। संकुल यौगिक जो चक्रण करता है, जो किस प्रकार का आंतरिक चक्रण संकुल है या बाह्य चक्रण संकुल है, इन सभी की गुणों की व्याख्या आज मैं बहुत ही आसानी से करूंगा। आप बहुत मजे लेकर पढ़ना भाई, पूरा ध्यान लगा कर देखना। वीडियो को पहले देखना एक बार, फिर आप क्या करना, दोबारा देखकर, पहले सीधे एक बार सामान्य देखो, फिर दोबारा देखकर इसके नोट्स बनाओ। तो अपने पढ़ेंगे आज इन सभी गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत आया। कौन सा, वीबीटी सिद्धांत। संकुल यौगिकों में वीबीटी सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता, आज का टॉपिक है अपने संयोजकता आबंध सिद्धांत। 100% क्वेश्चन आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब इसको क्या बोलते हैं, वीबीटी। अब मैं आपको बताता हूं संयोजकता आबंध सिद्धांत। जैसे आपको संकुल यौगिक दिया जाएगा
ऐसे मान लो ये संकुल यौगिक है FeH2O6 +3, एक संकुल यौगिक ये और दूसरा संकुल यौगिक हमारे पास ये है, कौन सा है, ये ऐसा FeCl6 -3। इन संकुल यौगिक के वीबीटी सिद्धांत के आधार पर निम्न संकुल यौगिक या निम्न संकुल आयन की तुलना कीजिए। निम्न वीबीटी सिद्धांत के आधार पर तुलना कीजिए, तो हम तुलना करेंगे। तो वीबीटी सिद्धांत को इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना समझने के लिए आप देखो, वीबीटी सिद्धांत को समझने के लिए आप कुछ बिंदुओं को ध्यान देना। नंबर 1, आप पहले केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानो। वीबीटी सिद्धांत के नियम है, निम्न रूल्स है। उस आधार पर आप क्या करो, पहला रूल से आप केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानो। क्या प्रिय स्टूडेंट्स इनमें से केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान लोगे ना। इन दोनों संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, फेरस। कौन है, फेरस। Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। पहचान लिया। इसके बाद यानी मैं देखो इसमें आपको बता रहा हूं भाई किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। थ्योरी लिखाऊंगा नहीं मैं, थ्योरी आप अपने आप लिखना, रूल्स अपने आप समझना। बस आप क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हो वो मैं बता देता हूं। केंद्रीय धातु परमाणु पहचान लिया। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है इसमें, केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन कौन है वो लिख लेना। कौन है, Fe। कौन है, Fe। अब देखो Fe लिख दिया। इसमें भी कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। सेंटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु कौन है इसमें, Fe। लिख दिया ये बात। अब इसके बाद देखो आप क्या करोगे, अब इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए मैं बताऊं, जिसका ज्ञात करना उसका x मानोगे, जिसका ज्ञात करना उसका क्या मानते हैं, x। और जो H2O पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0। और यह अणु कितने, 6 0 का 6 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0। तो प्लस क्या है, 0। अब देखो बराबर जो ऊपर आवेश पाया जाता है वो बराबर। यदि ऊपर आवेश नहीं आता तो 0 लिख देते, बराबर भी। ऊपर आवेश क्या है, प्लस का 3 +3। तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आ गया, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आया, x बराबर क्या हो जाएगा, +3। तो इस Fe का ऑक्सीकरण अंक क्या है, Fe का ऑक्सीकरण अंक, केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान कर इसका ऑक्सीकरण अंक लिखो। किस अवस्था में, किस रूप में ये Fe+3 आयन के रूप में है, Fe+3 आयन के रूप में। इसी प्रकार से इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो आप। Fe का क्या है, x। और देखो ये कितने अणु है, कितने आयन है, 6 है। प्रति आयन ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, माइनस को 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा, -6 बराबर क्या है, -3। ऊपर क्या, -3। हल कर दो इस समीकरण को। x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो -3, ये x के बराबर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना +3, ये -3, x बराबर क्या हो जाएगा, +3। तो इसमें भी ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, +3। तो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक क्या हुआ, Fe+3। अब ये पहला काम है हमें पहला काम क्या करना है, केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानो। केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान कर उसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लो। उसका क्या ज्ञात कर लो, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लो। अब देखो केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे बताओ। फेरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसी को नहीं पता तो ऐसे लिख लेना, निकोजन 30 29
ये 28 और कोबाल्ट 26 सॉरी 27 और फेरस 26 मैग्नीज 25। तो इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिखना आता है भाई आपको। इतने भी भोले मत बनो, इतने भी भोले मत बनो। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत ही छोटे लेवल की बात कह दी मैंने। Fe का परमाणु क्रमांक 26 है तो 4s2 आर्गन 18 तो 4s2 18 तो 20 और 3d6 ठीक है ना। यह इसका क्या हो गया Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमें क्या लिखना है Fe +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसलिए +3 प्लस आवेश कब आता है जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। कितना प्लस आता है जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उतने ही प्लस आता है। और इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 3 बराबर लिखो Ar18 और क्या आ जाएगा 2 इसमें से चला गया 1 इसमें से चला गया 3d5 और 4s क्या हो जाएगा 0। 4s क्या हो गया 0। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब देखो इसी की कॉपी कर लो, इधर भी क्या कर लो इसकी कॉपी कर लोगे ना। इसका भी क्या आ जाएगा Fe का परमाणु क्रमांक 26 तो Ar18 क्या हो जाएगा Ar18 18 क्या होता है 18 और 2 4s2 18 2 20 और 3d6 26। 3d क्या है 26। अरे क्या ऊपर से क्या कूद गया बंदर आया बताएं क्या हुआ है। 3d6 इसके बाद देखो इसी की कॉपी कर लो Fe+3 की क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कॉपी करो। यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 2s के भाजन कोष के इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं तो 2s के निकल गए और एक क्या निकल गया 3d6 का कर दोगे 18 तो क्या हो जाएगा 3d5 4s0 हो गया। अब देखो 4s के बाद क्या आएगा 4s के बाद क्या आएगा क्या 4p 4d ऐसा होता है। इनमें क्या है 0 4s इसमें लिख लो 4p 0 0। अब ये लिख लिया। अब इसका कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। क्या लिखो कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला स्टेप नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 क्या करेंगे इसका कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। क्या स्टूडेंट्स लिखेंगे कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी Fe+3 बराबर क्या लिखूंगा भाई डी बढ़ाओ 3d। ये कौन है 3d कितने इलेक्ट्रॉन कितने भागों में बटा होता है d 5 में कितने कक्षकों में बटा होता है d कोस 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसी प्रकार 4s का डिब्बा 1 आता है और 4p का कितने डिब्बे आते हैं 3 आते हैं। इसी की कॉपी कर लो इधर भी क्या हो जाएगी इसी की कॉपी हो जाएगी। यानी कॉपी हो जाएगी डी कोस 3d कितने भागों में बटा है 5 में 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 5 और 4s और 4 इसी प्रकार 4 दिया जाएगा। अब देखो ये मुझे बताओ जो ये d5 है इस 3d5 है 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 क्यों है क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरो 3d5 है तो एक इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन भरे किस रूप में भरे जाते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अयुग्मित होते हैं। क्या होते हैं अयुग्मित। हुंड के नियम के अनुसार पहले एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाता है 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 हो गए 1 2 3 4 5 भर दिए 5 ठीक है भाई। अब देखो अब जो ये एक्वा है एक्वा जो लिगेंड कौन है इसमें अब लिगेंड की पहचान करो। लिगेंड कौन है इसमें एक्वा H2O इसके पास क्या पाया जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या है मेरे प्रिय स्टूडेंट्स एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और देखो इधर साइनो के पास में क्या पाया जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म।
इसमें लिगेंड साइनो है, इसमें लिगेंड कौन है? एक्वा है। इसमें लिगेंड कौन है? साइनो। लिगेंड कौन है? साइनो। इसमें लिगेंड कौन है? एक्वा। कौन है भाई? एक्वा। ठीक है, इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन निगम, इधर भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब देखो यह लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के पास आते हैं। क्या आते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के पास आते हैं। हमने कहा जो ये केंद्रीय धातु परमाणु है, यह संकुल यौगिक क्यों बनाता है, यह उपशेष यौगिक क्यों बनाते हैं? इसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इसलिए ये संकुल यौगिक बनाते हैं। अब रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं तो जो लिगेंड होता है ना, वो लिगेंड क्या करते हैं? इनके रिक्त डी कक्षकों में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लेते हैं? उपशेष वाले बंध बना लेते हैं। अब देखो जो ये एक्वा है, जो ये एक्वा है, अब लिगेंड क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लिगेंड किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक लिगेंड होता है स्टूडेंट प्रबल और एक होता है लिगेंड दुर्बल। ये एक बात आप थोड़ा सा सुनो, लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहां पे मैं इतना ही बताऊंगा। लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, प्रबल लिगेंड और एक होते हैं दुर्बल लिगेंड। इतनी सी बात करूंगा। यहां पर जो एक्वा है वो दुर्बल लिगेंड है। किस प्रकार का लिगेंड है? एक्वा दुर्बल लिगेंड है। किस प्रकार का लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। अब ये एक बात आप याद रखना इसकी। अब आप कहोगे सर ये कैसे दुर्बल लिगेंड है? एक बार आप याद रखो, एक बार आप इतना सा याद रखो भाई, एक्वा तो दुर्बल है, मैं सब बता दूंगा आपको। और जो सीएन है वो मैंने क्या कह दिया? प्रबल लिगेंड है। मैंने बोल दिया प्रबल लिगेंड है, मैंने बोल दिया प्रबल लिगेंड है। जैसे ही सीएन केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक, अब विशेषता देखना प्रबल और दुर्बल लिगेंड की। जो प्रबल लिगेंड आपके घर में कोई अच्छा मेहमान आता है तो आप उसकी अच्छी व्यवस्था करते हो नहीं करते हो? बता दो। उसके लिए अच्छे दरिया बिछाते हो, कमरे में पानी की व्यवस्था, जो भी घर में अच्छा राशन बनता है, अच्छा पकवान बनते हैं। एक मरा हुआ गरीब आए, गरीब दुर्बल क्या है? गरीब आए तो ये केंद्रीय धातु परमाणु कोई व्यवस्था नहीं करता। और एक अच्छा मेहमान आए घर में तो ये आप मान लो ये क्या है? ये इसके घर में कौन आ रहे हैं? एक बहुत ही अच्छा मेहमान आ रहा है। और जो Fe+3 है और यहीं पे भी Fe+3 है, ये फेरस है। फेरस के घर में दो मेहमान आ रहे हैं। कितने मेहमान आ रहे हैं? दो। एक तो बिल्कुल ही गरीब है और एक क्या है? बहुत ही शानदार और अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति जिसकी पोजीशन अच्छी है। अब देखो भाई ये क्या करेगा? गरीब की कौन कोई पूछता है क्या गरीब को? कोई नहीं पूछता। पहली बार है गेट से बाहर ही पानी पिला दिया जाता है। अब देखो इसलिए यह उस मेहमान के लिए अपनी कोई विशेष तैयारी नहीं करता है। और जब मेहमान अमीर लोग आते हैं तो ये विशेष प्रकार की क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। तैयारी कैसे करते हैं? यानी ये अपने जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये जो फेरस है, फेरस के इस कमरे में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, इस कमरे में एक बैठा है, एक बंदे बैठे हैं, सभी में एक बंदे बैठे हैं। तो उनको ये क्या कहेगा? अरे अपना वो वाला मेहमान आ रहा है, अपने आप ये कमरे खाली कर दो। वो आ रहा है, आप ये कमरे खाली कर दो, इन कमरों में वो रहेगा। अब ये क्या करता है? फेरस। अब देखो क्या करेगा? सीएन प्रबल लिगेंड। अब मैं क्या लिखूंगा? सीएन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में सीएन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो इस प्रकार से हो जाएगा। समझने की कोशिश करना भाई। अब ये फेरस क्या कर रहा है? Fe+3 विशेष तैयारी कर रहा है। कैसे? 1 2 3 4। ये क्या करेगा? अपने 1 2 अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? तो अब आपको पता है एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं ना। तो यह इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा तो इधर आ जा भाई, इस कमरे में आ जा। तो ये आ गया।
ये फिर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहेगा तो इस कमरे में आ गया। अब जो यह इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर रह जाएगा। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5। अब एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब इसने फेरस ने क्या कर लिया, इस साइनों के लिए कमरे खाली कर दिए। क्या कर दिए, कमरे खाली कर दिए। यहां पर देखो, यहां पर क्या होता है, ये जो ये एक्वा है ये दुर्बल लिगेंड है। कौन है, एक्वा, H2O क्या है, दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में ये 5 नंबर टॉपिक आ गया, 5 नंबर नियम आ गए। ये 5 नंबर रूल्स में क्या करेंगे, लिगेंड आ रहे हैं, इसने रिक्त डिकक्षक दे दिया, अब लिगेंड आ रहा है। अब क्या है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में गरीब है बेचारा एक्वा, तो यह फेरस अपने बंदों को तंग नहीं करेगा, अपने जो अंदर बैठे हैं उनको वैसे के वैसे बैठे रहने देगा। 1 2 3 4 5 नहीं तंग करेगा। तो वो तो गरीब है, क्या है, कुछ नहीं है उसके पास। उसके घर में, अपने घर में इज्जत नहीं है, तो हमारे घर में आकर उसकी क्या इज्जत करेंगे। अपने गरीब की कोई भी इज्जत नहीं करता भाई, ये हकीकत बात है, करवा सकते हैं। इसलिए मेहनत अच्छी कर लो, कुछ बन जाओ, है ना। अब देखो इसके पास क्या, 4s 0 और 4p ये। अब साइनो अपने क्या करता है, उपसंयोजक बंध बनाता है, तो क्या करेगा साइनो, दोनों इलेक्ट्रॉन किस लिगेंड के द्वारा ही क्या किया जाता है, साझा किया जाता है। ये साइनो बंध बना लिया, 1 2 3 4 5 6, कितने साइनो है, 6 है। ठीक है, इस प्रकार से रिक्त एस, हमने क्या कहा था, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, लेसन में शुरू में बताया था, उनके पास रिक्त डी कक्षक हो सकते हैं, एस कक्षक हो सकते हैं, पी कक्षक हो सकते हैं। अब देखो इधर, देखो इधर क्या होगा, इधर बेचारे कोई कुछ नहीं है। यहां पे फेरस ने कहा मैं अपने बंदों को तंग नहीं करूंगा, तो एक्वा क्या करता है, एक यहां पर बैठा, यहां पर बैठ गया। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4। अब ये 4d, ये थोड़ा ऐसे करो, मैं दोबारा बनाता हूं इसको। नंबर 5 पॉइंट है दुर्बल लिगेंड, गरीब लिगेंड। अब आप ये मत कहना सर गरीब कौन सा था, दुर्बल कौन सा था, ये मैं सब बता दूंगा आपको। दुर्बल लिगेंड H2 की उपस्थिति में यह Fe अपने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, Fe अपने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेगा, Fe अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं करेगा, युग्मन नहीं करेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसके 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये बढ़ दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद कौन आ जाएगा, ये तो आ गया 3d, ये तो कौन आ गया 3d, इसके ऊपर भी लिख लेना 3d, और ये 4s, ये 4p। ठीक है, एक बार सुनना, देखो आपने जो कक्षकों का ऊर्जा का क्रम लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, उनके नियम के अनुसार बनाते हैं 3d 4s 4p 4d 4f। देखो 5s 5p 5d। अब देखो पहले कौन सा लिखते हैं 1s, 1 के बाद 2, 2 के बाद 2p 3s 3p 4s, अब 3d। ठीक है, अब ये है कौन से कक्षक है 4p, 4p क्या है ये रहा 1 2, इसके बाद कौन है d, d क्या है ये d नीचे बना देता हूं, नहीं ऊपर है। ये 4
एस है, ठीक है, थोड़ा छोटा बना लो। ए फॉर ये फॉर डी है, 1 2 3 4। अब बताओ मेरे को रिक्त कक्ष कौन से? 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेगा, एक्वा यहाँ पे पंथ बनाएगा, इन कमरों में आकर बैठेगा। 4s 4p 4s समझ रहे हो ना? कितने एक्वा है? 6 एक्वा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 1 2 3 4 5 6। इन्होंने जो इस Fe+3 आयन है उसमें क्या बनता है? 4s कक्षक, 4p और 4d कक्षकों के जो कक्षक होते हैं उनके साथ उपशेषोलिक बनता है। यहां पर किसके साथ बनता है? इनके साथ। अब देखो आप संकरण पहचानो, इसमें कौन से कक्षक आपस में संकरित हो गए? ये कक्षक आपस में क्या हो जाएंगे? संकरित हो जाएंगे। इसमें कौन से संकरित होंगे? इसमें देखो पहचानो, ये कक्षक आपस में क्या हो जाएंगे? यहां तक आपस में क्या हो गए? संकरित हो गए। कहां तक? यहां तक आपस में संकरित हो गए। तो मैं कह सकता हूं ना, एस का P sp3 और D2, इसमें एक S P के कितने कक्षक? 1 2 3 sp3। D कौन से? 4D, बाहर वाला D है। कौन सा D है? बाहर वाला D है, तो D2। इसमें देखो कौन सा है? ये 3D, ये 3D कौन सा? अंदर वाला D है, तो D के कितने हैं? 2, तो D2। ये S और ये 1 2 3 P। यह बात हुई कंप्लीट। यह बात क्या हुई? कंप्लीट। अब आप क्या बोलोगे मेरे को? अब आप क्या कहोगे? सर क्या इसमें संकरण हम ऐसे कह सकते हैं? क्या संकरण कह सकते हैं? क्या इसमें संकरण तो हुआ sp3d2 और इसमें संकरण हुआ d2sp3। तो आप सर जो बातें कर रहे थे, कौन सी बातें आप कह रहे थे? वीपीटी सिद्धांत के आधार पर हम निम्न बातें समझ जाएंगे। कौन कौन सी? हम कौन सी बातें समझ जाएंगे? हम कौन सी बातें समझ जाएंगे? हम निम्न बातें समझ जाएंगे। कौन सी? कल एक तो संकरण समझ जाएंगे, संकुल यौगिक में संकरण समझ जाएंगे, ठीक है। एक कौन सा समझ जाएंगे? का चुंबकीय गुण की व्याख्या हो जाएगी, ठीक है सर। चुंबकीय गुण की व्याख्या कर देंगे वीपीटी सिद्धांत के आधार पर। एक उसकी ज्यामिति की व्याख्या हो जाती है, हो जाएगी ज्यामिति की व्याख्या भी। एक नंबर बात समझ जाएंगे, नंबर 2 समझ जाएंगे, नंबर 3 समझ जाएंगे, नंबर 4 उसका समझ जाएंगे, उसका चक्रण समझ जाएंगे, उसका चक्रण समझ जाएंगे, उसका चक्रण समझ जाएंगे, नंबर 5 भी समझ जाएंगे, रंग समझ जाएंगे, यौगिक का रंग कैसा है, यौगिक संकुल आयन किस प्रकार, संकुल आयन चक्रण के बाद क्या रंग पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। कल भी अपने क्लास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। रंग पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, हम रंग की व्याख्या कर देंगे। अब आप समझो, क्या समझोगे आप? मुझे ये बताओ, अब पहले संकरण बताओ। इसका संकरण क्या? S। कौन से कक्षक जब यह संकुल यौगिक बनता है, तो कौन से कक्षक भाग लेते हैं? कौन सा संकुल यौगिक? ये वाला संकुल FeH2O और 6+3 यह संकुल यौगिक बनता है। तो इस संकुल यौगिक में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? एक S ये और 4P और 4D वाले बाहर वाले। तो क्या बोल लिखूंगा मैं? संकरण कौन सा हुआ इसमें? संकरण इसमें sp3d2 हुआ। क्या स्टूडेंट आप बता दोगे? ठीक है, इसका संकरण बताओ मुझे। इस यौगिक में संकरण क्या बताओगे? संकरण क्या बता दोगे इसका सर संकरण क्या हुआ सर? इसका संकरण d2sp3 हुआ। क्या हुआ सर? d2sp3 हुआ। उसमें तो sp3d2 हुआ, इसका d अंदर का, उसमें d बाहर का। अब आप क्या कह दोगे? चक्रण कौन सा सर? चक्रण तो हुआ ना, तो अगर d बाहर का आता है तो बाह्य चक्रण संकुल, d बाहर वाला प्रयुक्त होता है तो बाह्य, और अंदर वाला d प्रयुक्त
तौर है तो आंतरिक। क्या बोल दूंगा? चक्रण कौन सा? बाह्य चक्रण संकुल, बाह्य चक्रण संकुल, बाह्य चक्रण संकुल। और ये किसका, इसका चक्रण क्या होगा? इसका चक्रण क्या होगा? इसका अंदर का डी प्रयुक्त हो रहा है, अंदर का डी प्रयुक्त हो रहा है तो आंतरिक चक्रण संकुल। क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? आंतरिक चक्रण संकुल। ठीक है स्टूडेंट्स, आंतरिक चक्रण संकुल। और जो बाह्य चक्रण संकुल होता है ना स्टूडेंट्स, उसे ही मैं बोलता हूं उच्च चक्रण संकुल। बाह्य को ही क्या बोलता हूं मैं? उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। और जो आंतरिक चक्रण संकुल होता है उसी को मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर वर्ष एग्जाम के अंदर आता है भी। आंतरिक चक्रण संकुल क्या बोलूंगा इसको? सॉरी, आंतरिक को ही बोलूंगा निमन चक्रण संकुल। क्या बोलूंगा? निमन चक्रण संकुल, निमन चक्रण संकुल जोड़ दूंगा। ठीक है सर का चुंबकीय गुण, एक बात याद रखना, जब भी संकुल आयन बनता है, जब भी संकुल आयन बन जाए, जिसके अंदर जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ज्यादा होती है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, वो कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यह इसमें भी अयुग्मित है, पर उसकी तुलना में यह प्रबल चुंबकीय होगा। यह कैसा होगा? प्रबल अनुचुंबकीय होगा, प्रबल अनुचुंबकीय होगा। और वो चुंबकीय गुण के आधार पर इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ओ मेरे स्टूडेंट सुनो, जिसके पास क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अनुचुंबकीय होता है। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ दूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है या नहीं है? युग्मित है ना, तो यह प्रतिचुंबकीय होगा। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यह अनुचुंबकीय होगा। यह भी अनुचुंबकीय होगा क्योंकि इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने? 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसमें कितना है? एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए यह ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, यह ज्यादा अनुचुंबकीय होगा, तगड़ा अनुचुंबकीय होगा। ये दुर्बल अनुचुंबकीय होगा। ये क्या होगा? चुंबकीय गुण कैसे होंगे? इसका चुंबकीय गुण क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा दुर्बल अनुचुंबकीय। क्या लिखूंगा? दुर्बल अनुचुंबकीय। अब बात क्या रह गई? अब ज्यामिति की मैं बातें करूंगा। यानी ज्यामिति क्या होती है? जिनके लिगेंड 6 होते हैं ना, वो अष्टफलकीय होते हैं। उनकी ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय होती है। तो मैं इसकी ज्यामिति बढ़ा देता हूं स्टूडेंट्स। ये वीडियो लंबी हो रही है ना? क्या करें, केमिस्ट्री है ही ऐसी चीजें, यानी कम टाइम में संपन्न ही नहीं होती। ज्यामिति ऐसे बनाना, ठीक है ना? अष्टफलकीय, ये अष्टफलकीय होगी। क्या होगी? अष्टफलकीय होगी, ठीक है ना? ये यानी 2 लिगेंड, 2 1 2 4 लिगेंड ऐसे आगे और 2 लिगेंड ऊपर नीचे से, उसकी भी लिख दोगे। जिन याद रखना, जिनके यहाँ पे लिगेंड 4 होते हैं उनकी चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय, और लिगेंड 6 होते हैं तो याद रखना अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। क्या होती है? अष्टफलकीय। ये आकृति बनाकर इस पर आवेश लगा देना, क्या? +3। इस पर क्या आकृति बनाओगे? इसकी आकृति क्या हो? ऐसी आकृति, Fe केंद्रीय धातु परमाणु, ये 2 ऊपर से लिगेंड आ गए, एक ऊपर एक दूसरे के सामने आमने-सामने, एक इधर से आ गया तो एक इधर से आ गया, ठीक है? एक इधर से आ गया तो एक इधर से आ गया। कौन आ गया? लिगेंड कौन था यहाँ पे? साइनो। तो यहाँ पे साइनो जोड़ देना, CN। और इस पर भी क्या लगा दोगे? ऊपर संकुल पर, यानी -3 लगा दोगे, ठीक है ना? -3। देखो इसमें बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु को पहचानेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु को पहचान, उसका ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे। ऑक्सीकरण अंक के बाद उस केंद्रीय धातु आयन की, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी आयनिक अवस्था लिख दोगे। ऑक्सीकरण अंक 3 है तो +3 लिख दिया। फिर ये जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन था? Fe था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। अब Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो। फिर इसके क्या कर दो? Fe+3 का कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो।
कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात इसके पास लिगेंड लेकर आओ। लिगेंड अगर मैंने कह दिया एक्वा, मैंने आप याद रखना एक्वा क्या, इसमें क्या एक्वा दुर्बल लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रीप आदमी आता है तो यह Fe कोई कैरी नहीं करता, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे रहने देना। तो ऐसे जो रिक्त कक्षक होते हैं, जो रिक्त कक्षक होते हैं उनमें उपशेष बंद बन जाएगा। और इसमें यह जो साइनो है प्रबल लिगेंड है, तो ये Fe3 क्या कहता है, अरे जो बिखरे पड़े इलेक्ट्रॉन वो आओ अपने अपने जोड़े बना लो, वो आ रहा है, वो आ रहा है, नहीं तो पिटेगा, क्या कहेगा, पिटेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं। अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे 2 कमरों में, तो 2 आ गए। अब तीसरा इसमें आ नहीं सकता क्योंकि एक कमरे में 2 ही आ सकते हैं। इस प्रकार से इसके यह डी कक्षक क्या हो गए, रिक्त हो गए। अब हमने क्या कर दिया, चक्रण कौन सा होगा, अगर बाहर के डी कक्षक प्रयोग लेते हैं तो बाह्य चक्रण, और अंदर के डी कक्षक प्रयुक्त होते हैं तो आंतरिक चक्रण संकुल। अब संकुलन पहचान लिया sp3d2 और इसमें d2sp3। बाकी स्टूडेंट्स अपने एक यौगिक में आपको लिख देता हूं और आप अपने आप करने की कोशिश करना, आप अपने आप करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो तो, नहीं तो अपने कल इसी पर है विस्तार से चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं नोट ये लिख रहा हूं, दूसरा ये लिख दिया मैंने। ये 2 संकुल आयन है, इन दोनों संकुल आयन में इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बताना, इसका रंग बताना। दोनों ये यौगिक क्या होंगे, रंगीन होंगे, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन होते हैं। क्या ले होते हैं, इसका रंग नहीं लिखा क्या मैंने, रंग लिख देना, रंगीन। कैसा होता है, रंगीन, दोनों ही रंगीन होंगे। ये ज्यादा रंगीन होगा, ये कम होगा। इसके इस आधार पर आप व्याख्या करना, ठीक है। लंबा हो गया थोड़ा वीडियो। चलो स्टूडेंट्स कल मिलेंगे, अलविदा। हो सकता है मैंने कोशिश करी भाई आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाए, समझ आ जाए, परंतु आप थोड़ी बुक को पढ़ने की कोशिश करना। आपके जो भाई बंधु है, जो सीनियर है, उनसे समझने की कोशिश करना। वीडियो को 2 बार देखना, फिर नोट्स बनाना। अलविदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई स्टूडेंट्स। कल और चर्चा करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।